नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक या मुद्दे को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय काफ़ी खबरों में या चर्चा में बना हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है या युद्ध चल रहा है। इसे विस्तार से आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे को देखने के कई नज़रिए हैं। कुछ लोग इसे युद्ध के रूप में देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन यहाँ तक कह चुका है कि ये आगे चलकर एक विकराल रूप युद्ध का रूप धारण कर सकता है। वहीं कुछ लोग यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि ये शायद विश्व युद्ध का रूप भी धारण कर सकता है। तो इस प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी हो रहे हैं इस पूरे संघर्ष के। तो हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। चूँकि मैं आईआर का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं आईआर की दृष्टि से इस पूरे मुद्दे को जिस प्रकार देखता हूँ वैसे ही मैं आपको बताने का या डिस्कस करने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से इस मुद्दे का उद्गम है या ये जो समस्या है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, पूरा एक साथ डिस्कस करूँगा आसान शब्दों में। तो दोस्तों अगर हम बात करें, न्यूज़ में है इजराइल फ़िलिस्तीन या पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया और 2014 के बाद लगभग 6-7 साल के बाद फिर से एक बार इजराइल और फ़िलिस्तीन आमने सामने आ गए। अक्सर 5-10 साल के अंतराल पर ये दोनों देश संघर्ष करते हैं और युद्ध करते हैं और 6-7 या 8 साल के अंतर के बाद ये फिर से आमने सामने आ चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों हुई, क्यों ये खबर है कि ये युद्ध का रूप धारण कर लेगा, क्यों ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया बढ़ चुकी है इस मुद्दे पर और यूएन को भी ये बोलना पड़ा कि ये दो देशों के बीच एक व्यापक युद्ध का रूप भी धारण कर सकता है। तो अगर हम बात करें इस पूरे मुद्दे की, तो एक इजराइल में यरूशलेम के पास एक जगह है जिसका नाम है शेख ज़र्रा नाम की जगह है। नाम में ऊपर नीचे हो सकता है, इतना गौर मत करिएगा। तो शेख ज़र्रा नाम की एक जगह है जिसमें इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष चल रहा था कि ये क्षेत्र किसके नियंत्रण में है या ये क्षेत्र किसका है। ये मामला इजराइल के सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल कोर्ट में पहुंचा और इजराइल के सेंट्रल कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह जो क्षेत्र है शेख ज़र्रा यह किसका है, इजराइलियों का है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से धीरे धीरे करके फ़िलिस्तीनियों को निकालने का प्रावधान किया जाए और इसी क्रम में कुछ फ़िलिस्तीनी परिवारों को खबर भी आ रही है कि यहाँ से निकाला गया। अब शेख ज़र्रा पर जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कई देशों ने उसकी व्यापक आलोचना की। खासकर अरब कंट्रीज़ ने, मुस्लिम कंट्रीज़ ने इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के इस जो निर्णय था कि शेख ज़र्रा जो है इजराइल का भाग है, इसकी तीव्र आलोचना की। इसी समय आपको पता है कि इस्लामी कैलेंडर या इस्लामी जो वर्ष होता है उसका 9th मंथ चल रहा है, जो कि कौन सा महीना होता है, रमज़ान का महीना होता है। और रमज़ान के महीने में मुस्लिम कम्युनिटी रोज़ा रखती है। अब रोज़ा क्या है, इस्लाम चूँकि एक एकेश्वरवादी धर्म है और इस्लाम का जो निर्माण है उसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें कलमा, 5 टाइम की नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा मतलब व्रत। तो इस्लाम धर्म के अनुयायी इस समय रोज़ा रख रहे हैं क्योंकि उनका जो पवित्र नवा महीना है इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत के हिसाब से वो चल रहा है। और इसी क्रम में क्या हुआ कि ये सब लोग जेरूसलम में इकट्ठा हुए हैं इस्लाम धर्म के, जो क्योंकि जेरूसलम में जो एक प्रसिद्ध मस्जिद है अल अक्शा, ये अल अक्शा नाम की एक यरूशलेम में मस्जिद है। और जब ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रार्थना के लिए, तो ऐसा बोला गया कि कुछ ऐसे उसमें से उत्पाती तत्व थे जिन्होंने मस्जिद में प्रार्थना तो की, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। यहाँ तक की बात आई जैसे हमारे कश्मीर में भी होता है कि सेना के खिलाफ पथराव, तो इजरायली सेना के ऊपर पत्थर फेंके गए और इससे इजरायली सेना चोटिल हुई और वो फिर मंदिर में, वो मस्जिद के अंदर चले गए। इजरायली सेना मस्जिद के अंदर चली गई और वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ये बेखबर आई कि इजरायली जो आर्मी थी, सेना थी, उसने इस मस्जिद यानी अल अक्सा मस्जिद के अंदर जाकर क्या किया, इस मस्जिद के अंदर जाकर मारपीट की। अब यहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने थोड़ी इसकी आलोचना की, खासकर मुस्लिम कंट्रीज़, क्योंकि ये मामला एक मुस्लिम कंट्रीज़ का था या मस्जिद का था। कई देशों ने इसका विरोध किया और यहाँ तक कहा कि इजराइल की जो आर्मी थी
उसको अल अक्सा मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए था, किसी धार्मिक स्थान पर अंदर नहीं जाना चाहिए था। खैर जो भी रहा हो, उसके पश्चात क्या हुआ कि इज़राइल में एक जगह है, आगे हम मैप में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप। इस गाज़ा स्ट्रिप पर एक आतंकवादी संगठन काम करता है जिसका नाम है हमास। अच्छा, ये सिर्फ आतंकवादी संगठन यहाँ पर नहीं रहता है, यहाँ पर सामान्य फिलिस्तीनी नागरिक भी रहते हैं, साथ ही साथ ये हमास नामक एक आतंकवादी संगठन भी रहता है। इस आतंकवादी संगठन ने, हमास ने, इस पूरे घटनाक्रम में अल अक्सा मस्जिद के अंदर जो हुआ, इजरायली सेना ने एंटर किया, उसके खिलाफ इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमला किया और अभी तक जो संख्या आ रही है वो लगभग 2000 के करीब, 1700-1800 आ रही, 2000 मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दाग दी। अब चूंकि आपको पता होगा कि जो इजराइल है वो सैनिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से बड़ा मजबूत है और उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम था क्या, आयरन डोम। इसको कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। इस आयरन डोम ने क्या किया कि ये जो मिसाइलें छोड़ी जा रही थी हमास से इजराइल के ऊपर, इस आयरन डोम ने उन मिसाइलों को मार गिराया। लगभग 80 से 90% मिसाइल को उसने मार गिराया, लेकिन फिर भी 10 और 15% मिसाइल इजराइल के ऊपर गिरी और इजराइल को इससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसी हमले में इजराइल में एक भारतीय महिला की मृत्यु हो गई। किस हमले में? हमास द्वारा किए जा रहे उस हमले में, जिसमें इजराइल में एक भारतीय महिला जो काम करती थी, जॉब करती थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा मामला इस प्रकार शुरू हुआ और लगातार गंभीर बना हुआ है। आगे क्या क्या घटनाक्रम है सब समझेंगे। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जिस भारतीय महिला की मृत्यु हुई है, बोला जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री या किसी उच्च अधिकारी ने, मैं इस बात में कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने बाकायदा इस भारतीय महिला के परिवार वालों को भारत में फ़ोन किया और कहा कि उनके परिवार का खर्चा इजराइल की सरकार उठाएगी, उनके बच्चों की शिक्षा का जो भी खर्चा होगा वो इजराइल की गवर्नमेंट उठाएगी। तो अच्छा कदम है इजराइल की तरफ से। अब ये मुद्दा तो हो गया, सब लोग न्यूज़ में ये बातें आ चुकी है, आपको पता चल गई होंगी सारी बातें। अब हमें समझना यह है कि आखिर ये घटनाएं बार बार 10, 20, 30 साल के अंतर पर क्यों हमेशा इजराइल और पैलेस्टीन या फिलिस्तीन आमने सामने आ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें इतिहास के तहखाने में जाना पड़ेगा, इतिहास के पन्ने खोलने पड़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये मुद्दा पूरी दुनिया मिलकर नहीं संभाल पा रही है, सलटा पा रही। तो इसको समझते हैं। चलिए, अब जो ये देखिए हमले हो रहे हैं हमास के ऊपर और इजराइल के ऊपर भी हो रहे हैं। ये खासकर ये शायद हमास का दृश्य एक ऑनलाइन वीडियो आई थी सोशल मीडिया साइट्स पर कि हमले हो रहे हैं और इस प्रकार घातक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब इस डिस्प्यूट की हम बात करें अगर, तो पहला जो पॉइंट हमें समझना है कि ये डिस्प्यूट की शुरुआत कब हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि दिस डिस्प्यूट इज ओल्डर देन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ये जो विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का विवाद है। ये कोई आज का छोटा मोटा विवाद नहीं है। लोग कहते हैं कि 100 वर्ष पहले का विवाद है। ये 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के साथ शुरू हुआ। तो अगर इसके हम और गहराई में जाएं तो ये मुख्यतः कब का विवाद है? ये विवाद जो पूरा है ये जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म के पहले का विवाद है। अब विवाद क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मत क्या है विवाद में, ये समझते हैं। दरअसल इजराइलियों का मानना है कि बाइबल आपको पता है कि एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों का। तो इनका मानना है कि होली जो बाइबल है उसमें प्रभु ने जो ये इजराइल वाला क्षेत्र है इसको इजराइल के लोगों को आवंटित किया है। ये इसके लिए जो सोर्स देते हैं, जो स्रोत देते हैं, वो बाइबल को देते हैं और कहते हैं कि जो प्रभु हैं उन्होंने ये जो इजराइल वाली भूमि है इसको यहूदियों के लिए आवंटित किया है या यहूदियों को दिया है। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे यहूदियों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता गया और यहूदियों को अपनी ही भूमि से निष्कासित कर दिया गया। अपनी ही भूमि से निष्कासित होने के बाद वो देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर फैल गए, चाहे वो अमेरिका रहे या यूरोप रहे। वो धीरे धीरे अपने देश को छोड़कर शोषण के कारण उन्हें जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जब फिलिस्तीनियों की बात आती है, फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर बहुत पहले से रह रहे हैं और
हम यहाँ पर 1947 के या 48 के पहले से, बहुत पहले से रह रहे हैं, तो इसलिए हमारी भूमि है। तो इजरायली बाइबल को स्रोत मानते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल में प्रभु ने इस भूमि का आवंटन यहूदियों को किया है और इस आधार पर वो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जबकि फिलिस्तीन कहते हैं नहीं, हमारी ये भूमि है। तो ये पूरा विवाद है, जो याद रखिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के पहले से पुराना विवाद है या ईसा मसीह के जन्म के पहले का विवाद है। अब अगर हम आगे आए, उसके पश्चात आगे के घटनाक्रम पे इतिहास में नज़र डालें, तो आप देख रहे हो लिखा है कि द रोमन एम्पायर कैप्चर्ड दिस रीजन इन 72 BCE। अगर रोमन एम्पायर के यहाँ पर बात आ रही, तो रोमन एम्पायर की अगर हम बात करें तो रोमन एम्पायर कौन सा था? रोमन साम्राज्य जो प्रमुख सभ्यताएं थी, जो प्रमुख साम्राज्य थे, उसमें से एक प्रमुख साम्राज्य था। यह यूरोप में फैला हुआ था, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था और इधर आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट में भी फैला हुआ था। अब इस रोमन साम्राज्य का विस्तार काफ़ी हुआ। आपने एक राजा का नाम भी सुना होगा, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर इसी रोमन साम्राज्य से संबंधित था। अब अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो ये जो रोमन साम्राज्य था, ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक भाग को पश्चिमी रोमन साम्राज्य बोलते हैं और एक को पूर्वी रोमन साम्राज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य होता है, उसकी राजधानी इधर वाले भाग की होती है रोम और इधर वाले भाग की होती है टर्की। अब यहाँ से समझिए, इस रोमन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया कब? ये कह रहा है रोमन साम्राज्य या द रोमन एम्पायर कैप्चर्ड दिस रीजन इन 72 BCE। यानी रोमन जो एम्पायर था उसने इजराइल के जो क्षेत्र था उसको 72 ईसा पूर्व में कैप्चर कर लिया, 72 BC में कैप्चर कर लिया। अब इजराइल का क्षेत्र कौन सा है ये मैं दिखाता हूं अभी आपको। अगर आप देखें, ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये भूमध्य सागर है, ये वाला आपको क्षेत्र दिख रहा हो, तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि रोमन एम्पायर ने 72 ईसा पूर्व में BC में इजराइल के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और क्या हुआ, इजरायली जो थे उन्हें बढ़ते शोषण के कारण इस क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को छोड़कर देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर उन्हें जाना पड़ा, जिसमें अमेरिका और यूरोप प्रमुख थे। तो इजरायलियों को यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो याद रखिएगा कि रोमन साम्राज्य का जब इजराइल पर नियंत्रण हुआ तो उसके पश्चात इजरायलियों का शोषण बढ़ा, यानी यहूदियों का, जब मैं इजरायलियों कहूँ तो यहूदियों समझिएगा, यहूदियों का शोषण बढ़ा और शोषण इस हद तक बढ़ गया कि शोषण से बचने के लिए यहूदियों को अपनी भूमि छोड़कर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शरण लेनी पड़ी। तो ये बात पूरी अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात अगर हम आए तो हम देखते हैं यहूदियों के एक शोषण की भी बात आती है कि एक एन इल्यूजन वॉज स्प्रेड अगेंस्ट द ज्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इल्यूजन मतलब होता है भ्रांति या भ्रम या मिथ्या। तो कह रहा है कि एक यहूदियों, ज्यूज मतलब यहूदी होता है, कहा जाता है कि यहूदियों के खिलाफ एक भ्रांति पूरी दुनिया में फैलाई गई या फैली, और वो भ्रांति क्या थी? ये ज्यूज मतलब यहूदी और इल्यूजन मतलब होगा क्या? भ्रांति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहूदियों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसे बोला गया, ये एक ही में है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक ही वर्ड है, एंटी सेमिटिज्म। अब एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ दुर्भावना रखना। अगर आप किसी के खिलाफ दुर्भावना रखते हैं या कुंठा रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? एंटी सेमिटिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। एंटी सेमिटिज्म का मतलब ये होता है कि किसी के खिलाफ दुर्भावना पहले से ही रखना, पूर्वाग्रह रखना। और दुनिया में क्या हुआ कि इजरायलियों के खिलाफ एक मत बन गया था कि इजरायली जो होते हैं दुनिया की सबसे चालाक प्रजाति है और सबसे धोखेबाज प्रजाति है, और इस कारण इजरायलियों का बहुत शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि एक भ्रांति फैली थी, एंटी सेमिटिज्म जिसे बोलते हैं, कि इजरायली दुनिया की सबसे चालाक और सबसे धोखेबाज कम्युनिटी है, और जिसके कारण उनका बहुत अधिक पूरी दुनिया में शोषण हुआ। तो एंटी सेमिटिज्म वर्ड याद रखिएगा, शायद अभी प्रयोग हो। तो ये भ्रांति फैली थी कि इजरायली जो होते हैं, क्यों ऐसा भ्रांति फैली थी? इजरायली जहाँ पर जाते थे समृद्ध हो जाते थे। आप अमेरिका में देख लो, आप जर्मनी में देखोगे, हिटलर ने इनके खिलाफ अभियान किया। क्यों? क्योंकि इजरायली जो थे वो समृद्ध थे, आर्थिक रूप से निपुण हो जाते थे, प्रबल हो जाते थे। इसलिए एक भ्रांति एंटी सेमिटिज्म की फैली, जिससे ये शोषण के शिकार हुए। अब क्या हुआ? सबसे पहली बात ये आती है, ये हमने बेसिक पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये इजरायली स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट आया
जो एक यहूदी राज्य का कॉन्सेप्ट आया वो कैसे आया, द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक यहूदी व्यक्ति था, एक यहूदी व्यक्ति था जिसका नाम था थियोडर हर्शल। थियोडर हर्शल नामक एक यहूदी व्यक्ति था और इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता था, लोगों की मदद करता था, सामाजिक जितनी भी सेवाएं होती थी उस प्रकार की ये सेवाएं करता था। कौन? ऑस्ट्रिया में जन्मा, वियना में जन्मा थियोडर हर्शल। और यहाँ पर ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा था। ये लगभग 1860 के करीब की बात है। तो ये हर्शल जो था एक यहूदी था और वियना ऑस्ट्रिया में क्या कर रहा था, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। लेकिन समस्या क्या हुई, जो मैंने पीछे वर्ड बताया एंटी सेमिटिज्म, तो ये जो दुर्भावना थी यहूदियों के खिलाफ, इसके कारण इस व्यक्ति को, जिसका नाम था थियोडर हर्शल, इसको ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा, वहाँ से उसको निकलना पड़ा, क्योंकि इस एंटीसेमिटिज्म के कारण वो बहुत ज़्यादा दुर्भावना या दुर्व्यवहार का शिकार हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि हर्शल जो था ये फ्रांस पहुंचा और फ्रांस में ये रहने लगा और फ्रांस में क्या बन गया, एक पत्रकार के रूप में काम करने लगा। अच्छा, जब ये थियोडर हर्शल फ्रांस में एक पत्रकार के रूप में काम कर रहा था, तभी 1890 ईस्वी में फ्रांस का रूस से युद्ध हो जाता है, यानी फ्रांस वर्सेस रसिया हो जाता है। और इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो जाता है और जैसे ही फ्रांस पराजित हो जाता है तो एक रिव्यू कमेटी गठित की जाती है या इस युद्ध में हार की समीक्षा की जाती है। और जब हार की समीक्षा की जाती है तो ये जो फ्रांस पराजित हुआ था, इस पूरी हार का ठीकरा या इस पूरे हार का जो भी दायित्व था वो एक यहूदी यानी ज्यूज ऑफिसर पर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को ये जो पत्रकार थे थियोडर हर्शल ये कवर कर रहे थे, इस पूरे युद्ध को उन्होंने कवर किया। पत्रकार चूंकि कवर करते ही हैं, उसके पश्चात इस पूरी समीक्षा को उन्होंने कवर किया। और जब उन्होंने ये स्थिति देखी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वो समझ गए कि यहूदियों को पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिल सकता है। और इन्होंने निश्चित किया, यहाँ पर इन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि ये यहूदियों के लिए एक देश बनाएंगे और यहूदियों को क्या करेंगे, यहूदियों को अब इकट्ठा करेंगे। अब कैसे इकट्ठा करेंगे, ये इन्होंने विचार किया कि यहूदियों को एक छतरी के नीचे, एक छत्र के नीचे कैसे लाया जा सके। इसके लिए ये उसके पश्चात क्या करेंगे, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो ये घटना एक बड़ी घटना थी। थियोडर हर्शल के मन में एक बात आ गई कि यहूदियों को सम्मान नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनको खुद वियना छोड़ना पड़े, भागना पड़ा। उसके पश्चात फ्रांस गए, फ्रांस रशिया से पराजित हुआ और उस पराजय का कारण क्या हुआ कि वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे यहूदियों को एक छतरी के नीचे लाया जा सके। उसके पश्चात ये क्या करते हैं थियोडर हर्शल, ये एक जॉयनिस्ट कांग्रेस की स्थापना करते हैं, यहूदी कांग्रेस भी इसको बोलते हैं। इस यहूदी कांग्रेस से पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी फैले होते हैं उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस बैनर के तले, जैसे भारत में कांग्रेस ने क्या किया, जो भी अंग्रेजों से परेशान थे, जो अंग्रेजों से जिनका शोषण अंग्रेजों ने किया था, उनको एक छतरी के नीचे जोड़ने के लिए क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की थी। वैसे ही ने थियोडर हर्शल ने भी यहूदियों को एक बैनर के नीचे लाने के लिए जॉयनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। और इससे क्या हुआ कि यहूदी क्या होने लगे, यहूदी, पूरी दुनिया के यहूदी इकट्ठा होने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने चंदा देना यहूदियों ने शुरू कर दिया। किसको, इस कांग्रेस को। और उसके पश्चात थियोडर हर्शल की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो उनका एक विचार था क्या, एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना, वो कांग्रेस के रूप में जीवित रह गया और यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। उसके पश्चात अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो एक महत्वपूर्ण जो विवाद की बात आती है वो आती है द बाल्फोर डिक्लेरेशन। अब ये बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या था, इसको समझिए। बाल्फोर डिक्लेरेशन को समझना पड़ेगा। अब ये क्या था, ये देखिए पूरी पिक पड़ी हुई, इसको देखिए ज़्यादा अच्छा है।
तो बाल्फोर डिक्लेरेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसको अगर हम पूरे ढंग से समझें कि आखिर ये डिक्लेरेशन क्या था, तो ये समझिए ये 1917 में किया गया था। पहली चीज़ इस बात को याद रखिएगा कि ये बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में किया गया था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और ये जो लॉर्ड आर्थर जेम्स बाल्फोर ये नाम है, ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी या ब्रिटिश विदेश सचिव थे। ये बाल्फोर जी की फोटो बनी हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहूदियों के साथ एक समझौता किया और यहूदियों से ये वादा कर दिया कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीतेगा तो ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन क्या करेगा कि यहूदियों के लिए एक राष्ट्र का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एक राष्ट्र का निर्माण। पढ़ लेते हैं इसको। अ वॉ ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर जूइश माइग्रेशन टू पैलेस्टाइन एंड अ लिमिटेड सेटलमेंट देयर, सिग्निफिकेंटली मोर इम्पॉर्टेंट when Turkey lost control of Palestine to Britain at the end of 1918। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि बाल्फोर ये जो थे ब्रिटिश राज सचिव थे, इन्होंने यहूदियों से एक समझौता किया और एक डिक्लेरेशन दिया, एक घोषणा की जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, 1917 में की। और इसमें इन्होंने कहा कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत जाता है तो ब्रिटेन क्या करेगा, जहाँ पर फिलिस्तीन है वहाँ पर यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेगा। अब जैसे ही बाल्फोर ने ये घोषणा की तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ यहूदी निवास करते थे वो समझ गए कि शायद हमारे राष्ट्र का निर्माण अब होने वाला है, अब राष्ट्र हमारा निर्मित हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन जीत रहा था पहले इस युद्ध में। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर भी वो रह रहे थे अपना स्थान छोड़कर फिलिस्तीन की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, फिलिस्तीन की ओर आने लगे, क्योंकि बाल्फोर ने घोषणा कर दी थी कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में जीतें तो हम एक क्या करेंगे, एक ज्यूइश राष्ट्र का निर्माण करेंगे या एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो पूरी दुनिया के यहूदी चल पड़े फिलिस्तीन की तरफ कि हमारे राष्ट्र का निर्माण होने वाला है। लेकिन जब ब्रिटेन जीता तो ब्रिटेन ने अपना वादा नहीं निभाया और ब्रिटेन ने क्या किया, एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र के निर्माण नहीं किया। और किया क्या, हालांकि ये जरूर था कि इन्होंने यहूदियों को वहाँ पर बसाया, यहूदियों को इन्होंने फिलिस्तीन में बसाया, उनको आर्थिक मदद दी, उनको संसाधन जितने ये प्रोवाइड कर सकते थे इन्होंने किया। दुनिया में जितने भी आज भी विवाद हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, फिलिस्तीन या इजराइल का रहा हो, इस देश का नाम ज़रूर आप पढ़ोगे जिसका नाम है क्या, ब्रिटिश या ब्रिटेन। इनके जो इन्होंने बीज बोए थे उसकी फसल आज पूरी दुनिया काट रही है। तो ये पूरा मामला था बाल्फोर डिक्लेरेशन, जो विवाद में एक अहम भूमिका निभाता है। और जैसे ही इनकी घोषणा के बाद यहूदियों ने फिलिस्तीन आना प्रारंभ कर दिया तो फिलिस्तीन के जो नागरिक थे वो बड़ा आशंकित हो गए। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, वो बड़ा आशंकित हो गए और इस आशंका से क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर आधुनिक संघर्ष की स्टार्ट हुई। किसके बीच, इजरायलियों या यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच। कब के बाद, 1917 में बाल्फोर घोषणा के पश्चात जब यहूदियों ने फिलिस्तीन की ओर गमन करना प्रारंभ किया, जाना प्रारंभ किया, तो फिलिस्तीनियों को लगा कि यार ये दूसरे यहूदी हमारे देश में आ रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध किया, संघर्ष शुरू हो गया यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक योगदान था बाल्फोर डिक्लेरेशन का। इसके पश्चात इस पूरे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका और भी है जिसे देखना ज़रूर है, हिटलर्स पॉलिसीज़, यानी हिटलर की नीतियों की। अब हिटलर की क्या नीतियाँ थी, जैसा आप सबको पता होगा हिटलर एक तानाशाह था, उसकी एक नाजी समूह था, नाजी पार्टी थी और जर्मनी पर उसका कंट्रोल था। अगर हम ये कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब होने का जो एक प्रमुख कारण हिटलर भी था। हिटलर जब गद्दी पर आया 1933 ईस्वी में, तो उसने क्या किया, चूँकि जर्मनी में यहूदी ठीक ठाक मात्रा में रहते थे और यहूदी समुदाय जो जर्मनी का था वो बड़ा समृद्ध था, तो हिटलर ने राष्ट्रवाद का नारा दिया कि ये जो यहूदी हैं ये श्रेष्ठ नहीं है और इन्होंने देश के पूरे संसाधनों पर अपना नियंत्रण करके रखा है। और इन यहूदियों के खिलाफ उसने बहुत ही कड़ी नीति अपनाई। बोला जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से 1945 तक, इन 6 सालों के बीच हिटलर ने करीबन 60 लाख यहूदियों को मरवा डाला। और इस 60 लाख यहूदियों में 15 लाख के करीब बच्चे थे और 15 लाख बच्चों को भी हिटलर ने मरवाया। इस पूरे लगभग संख्या आती है 60 लाख से अधिक संख्या आती है जिसमें हिटलर ने यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए। और प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की पराजय थी उसका दोष यहूदियों पर मढ़ दिया और 60 लाख
क्या किया, यहूदियों को, ज्यूस को मरवा दिया, और जिसमें इस 60 लाख में 15 लाख बच्चों की भी उसने हत्या करवा दी। और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो भी यहूदियों की पॉपुलेशन थी उसका 1/3 हिटलर ने ख़त्म करवा दिया था। ये बहुत बड़ा नरसंहार था जो हिटलर, जर्मनी का तानाशाह था, उसने किसके ऊपर किया था, यहूदियों के ऊपर किया था। और इससे क्या हुआ कि जब हिटलर के द्वारा ये सारा नरसंहार किया गया तो यहूदी जो थे जर्मनी के और भी दुनिया के, वो क्या किए कि उन लोगों ने अपने अपने देशों को छोड़कर, खासकर जर्मनी को छोड़कर फिलिस्तीन की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ से पहले ठीक ठाक मात्रा में यहूदी रह रहे थे। तो जैसे ही इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहाँ पर क्या हुआ कि यहूदियों का संग्रहण बढ़ा फिलिस्तीन में हिटलर की नीतियों के कारण, तो फिलिस्तीन के नागरिक थोड़ा असहज होने लगे और संघर्ष फिर से प्रारंभ हो गया। और इतना विवाद बढ़ गया कि ब्रिटेन जो था, जिसका फिलिस्तीन पर नियंत्रण था, उसके संभाले, उसके हाथ से पूरा मुद्दा निकल गया। तो ब्रिटेन के हाथ से पूरा मुद्दा निकल गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और ब्रिटेन इस पूरे मामले को कहाँ पर लेकर पहुँच गया, ब्रिटेन इस पूरे मामले को 1947 के करीब लेकर कहाँ पहुँचा, यूनाइटेड नेशन में। तो 1947 के करीब ब्रिटेन इस पूरे मामले को यूनाइटेड नेशन में लेकर पहुंच गया। और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, जब ब्रिटेन तभी पहुंचा था जब ब्रिटेन को ये लगा कि फ़िलिस्तीन की परिस्थितियां, जो यहूदी और अरब जो मुस्लिम हैं उनके बीच जो संघर्ष चल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं रह गया है। इसलिए ब्रिटेन ये मामला लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंचा और यूनाइटेड नेशन ने एक फार्मूला पेश किया 1947 में, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये टू नेशन थ्योरी क्या थी, इन्होंने कहा कि जहां पर अभी इजराइल और फिलिस्तीनी यानी अरब मुस्लिम संघर्ष कर रहे हैं, यहूदी और मुसलमानों का संघर्ष चल रहा है, वहां का एक उसका उपाय किया जा सकता है। और वो उपाय ये है कि एक यहूदी यानी ज्यूस राज्य बन जाए या देश बन जाए, और दूसरा कौन सा बन जाए, दूसरा मुस्लिम फिलिस्तीन बन जाए। यानी सीधा सीधा इसका मतलब यही था, उसको घुमाने की कोई मतलब उद्देश्य नहीं है मेरा कि इसको मैं अच्छी भाषा में बताऊं। उद्देश्य यही था यूनाइटेड नेशन का कि 2 राष्ट्र बने, जिसमें से एक यहूदियों के नियंत्रण में हो जाए और दूसरा किसके नियंत्रण में हो जाए, दूसरा मुसलमानों के नियंत्रण में हो जाए, अब या फिलिस्तीन के नियंत्रण में हो जाए। अच्छी भाषा में तो इसको बोल सकते हैं कि इजराइल बन जाए और एक फिलिस्तीन बन जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने जो तब बोला था, कब, 1947 में, तो ज्यूस जो थे उन्होंने तो इसको मान लिया। यूनाइटेड नेशन ने जो भी बोला, इसको जो यहूदी थे उन्होंने तुरंत मान लिया। यहूदी इसलिए मान लिया क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे, तो उनको लगा कि अच्छा सुझाव है, एक देश मिला है, तो यहूदियों ने यहाँ पर हाँ बोल दी। लेकिन जो पैलेस्टाइन के लोग थे या फिलिस्तीन के लोग थे या अरब कंट्रीज़ के बहकावे में आकर इन लोगों ने इस पूरे फार्मूले को नकार दिया। या हम यूँ कहें कि ये जो अरब देशों का संगठन था, जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, इन सब ने ये क्या किया, इस पूरे फैसले को नकार दिया। कहा कि हम टू नेशन थ्योरी जो है, टू नेशन थ्योरी, इसको नहीं मानेंगे, ये पूरा क्षेत्र हमें चाहिए। और यहीं से ये विवाद और गहराता चला गया। तो ये देखिए आगे एक चित्र भी दिख रहा है कि इजराइल ने टू नेशन थ्योरी जो यूएन ने दी थी उसको स्वीकार कर लिया, इजराइल ने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिलिस्तीन ने रोक दिया। अब ये फिलिस्तीन ने खुद रोका। इसमें जो बड़े कॉन्सेप्ट यही आते हैं, बड़ी संकल्पना यही आती हैं कि फिलिस्तीन ने अरब देशों के भड़काने पर ऐसा किया। और यह जो फिलिस्तीन का टू नेशन थ्योरी ना मानना बहुत घातक सिद्ध हो गया। अब आगे अगर हम आए तो बात आती है जेरूसलम की। अच्छा, इजराइल, जब यूनाइटेड नेशन ने टू नेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, टू नेशन थ्योरी दी थी, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा था कि एक देश बनेगा किसका, एक देश बनेगा यहूदियों का, एक बनेगा अरब मुस्लिम्स का। लेकिन समस्या ये हुई कि यूनाइटेड नेशन ने यरूशलेम को कहा कि यरूशलेम जो ये है ये अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनेगा, या क्या बनेगा, इंटरनेशनल कैपिटल बनेगा, इंटरनेशनल कैपिटल बनेगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि यरूशलेम का जो महत्व है, जो जेरूशलेम का महत्व है, ये बहुत ज़्यादा है। अब इस महत्व को समझिए। यरूशलेम का जो महत्व है वो किसके किसके लिए आता है, ईसाइयों का भी खास महत्व है, यरूशलेम में मुसलमानों का भी विशेष महत्व है, और तीसरा, यहूदी भी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं।
अब क्यों है ये पूरी घटना, इसको समझिए। दरअसल समस्या क्या है यरूशलेम की। यूनाइटेड नेशन ने जब 2 नेशन थ्योरी दी तो उन्होंने कहा कि जो ये पूरा फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है इसको 2 राष्ट्रों में विभाजित कर दो, एक को बना दो यहूदी राष्ट्र और एक को मुस्लिम राष्ट्र बना दो। लेकिन यरूशलेम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यरूशलेम चूंकि सारे देश उस पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं या इन तीनों धर्म के लिए एक विशेष महत्व है यरूशलेम का, इसलिए यरूशलेम को इंटरनेशनल कैपिटल रहने दो या अंतर्राष्ट्रीय राजधानी रहने दो। अब महत्व तो क्या है ये समझते हैं। दरअसल ईसाइयों का, क्रिश्चियन का ऐसा मानना है कि ईसा मसीह को यरूशलेम में ही क्या चढ़ाया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर ईसा मसीह ने दोबारा जन्म लिया था, फिर से ईसा मसीह जिंदा हो गए थे। अब इसके पश्चात यहाँ पर एक प्रसिद्ध चर्च भी है जिसको बोलते हैं सेपुल्कर चर्च, सेपुल्कर चर्च। तो ईसाइयों का यहाँ आना जाना रहता है क्योंकि ये एक प्रसिद्ध चर्च है और ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं इसको अपना एक प्रमुख स्थल मानते हैं, तीर्थ स्थल मानते हैं और यहाँ पर आते हैं, प्रेयर करते हैं। अब अगर मुसलमानों की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है, मुसलमानों का ये मानना जाता है कि हजरत मोहम्मद जो थे, हजरत मोहम्मद मक्का से कहाँ पर आए थे, जेरूसलेम आए थे और यहीं से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी। और अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के जो 3 प्रमुख स्थल हैं उसमें मक्का, मदीना और जेरूसलेम आता है। और यहाँ पर एक मस्जिद है, एक डोम भी है और एक मस्जिद भी है जिसे अभी जिसमें विवाद हुआ, अल अक्शा मस्जिद। तो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए भी जेरूसलम का खास महत्व है। इसके पश्चात यहूदियों की बात करें तो माना जाता है, यहूदी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर इब्राहिम कौन थे, पैगंबर माने जाते हैं यहूदी धर्म के अंतर्गत। इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी यहाँ पर दी थी, कहाँ पर, जेरूसलम में, और यहीं से विश्व का निर्माण हुआ है, विश्व का निर्माण हुआ है। और ऐसी मान्यता है यहूदियों में कि विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर इनका एक प्राचीन मंदिर भी था। किसका, यहूदियों का एक प्राचीन मंदिर भी था जेरूसलम में। अभी केवल उसके अवशेष बचे हैं और उसकी केवल एक दीवार बची है। तो चूंकि तीनों धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए जेरूसलम का खास महत्व है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने जेरूसलम को क्या कर दिया था, इंटरनेशनल कैपिटल घोषित कर दिया। कि हालांकि अभी ये जो जेरूसलम है ये इजराइल के नियंत्रण में है, हालांकि फ़िलिस्तीन इस पर अपना दावा पेश करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशन ये है कि जेरूसलम जो है ये इजराइल के नियंत्रण में है और इजराइल ने इसे अपनी राजधानी घोषित कर रखी है। और अभी 3-4 साल पहले आपने सुना होगा कि अमेरिका ने उसको मान्यता दे दी थी, हालांकि विश्व के कई देशों ने इसका विरोध किया था। भारत अगर बात करें तो भारत इजराइल की जो यरूशलेम है इसको कैपिटल के रूप में मान्यता नहीं देता है। भारत इजराइल की जो कैपिटल है उसको तेल अवीव को मान्यता देता है। तो भारत, याद रखिएगा, जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, भारत तेल अवीव को मान्यता प्रदान करता है। तो ये पूरा मामला हो गया। अब अगर आगे बढ़ें तो ये पूरा विवाद, ये देखिए द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, ये जेरूसलम का एक दृश्य है। यहाँ पर 3 धर्म के अनुयायियों के क्या हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इसलिए एक बहुत बड़े विवाद का कारण है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इसको क्या बोला था, इंटरनेशनल कैपिटल, अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला था, राजधानी बोली थी। तो ये पूरा मामला, हालांकि प्रेजेंट में यहाँ पर यहूदियों का नियंत्रण है या इजराइल का नियंत्रण है। तो ये कंडीशन है अभी जेरूसलम की। अब हमें समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। अब समझिए ये पूरा मामला, जैसे ही यूनाइटेड नेशन ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी दी, तो इजराइल उस पर सहमत हो गया और इजराइल ने 1948 में स्वतंत्र क्या की, इजरायली राज्य की स्थापना कर दी। इजराइल ने क्या किया, एक इजराइल राष्ट्र की 1948 में स्थापना कर दी। और पहले मैं बता चुका हूं कि जो फिलिस्तीन था वो इस 2 नेशन थ्योरी पर तैयार नहीं था, इसलिए फिलिस्तीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और फिलिस्तीन क्या करेगा, अब अरब देशों का एक समूह 1948 में जैसे ही इजराइल बना, अरब देशों के एक समूह ने इजराइल पर क्या कर दिया, इजराइल पर आक्रमण कर दिया। तो एक मिनट, अरब देशों के समूह ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इन अरब के देशों में शामिल कौन था, इसमें इजिप्ट शामिल था, जॉर्डन शामिल था, इराक शामिल था, सीरिया शामिल था, लेबनान शामिल था, सऊदी अरब शामिल था, नॉर्थ यमन शामिल था,
पाकिस्तान तुरंत उस समय विभाजन हुआ था 47 में, तो इतना खुले रूप से शामिल नहीं हुआ था, लेकिन आर्थिक और हथियार की मदद भी पाकिस्तान ने प्रदान की थी और इजराइल यहाँ पर अकेले था। हालांकि अमेरिका का सहयोग इजराइल को मिल रहा था आर्थिक और सैन्य हथियारों के रूप में। इस युद्ध में यानी प्रथम अरब और इजरायली युद्ध में 1948 में क्या हुआ, इजराइल ने अरब जो इस पूरा संगठन था इसको पराजित किया, कहना उचित ही है, क्योंकि हर बार क्या होगा, इजराइल इन जो राष्ट्रों का समूह होगा इनको पराजित करेगा और भूमि क्षेत्र अपना बढ़ा लेगा, दूसरे के क्षेत्रों पर पराजित करके नियंत्रण कर लेगा। तो एक बात तो कॉमन है कि जितने अरब और इजराइल वॉर हुए हैं उसमें से सब इजराइल को सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ कि हर युद्ध के बाद उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उनका भूमि क्षेत्र बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग सारे युद्धों में इजराइल जीते हैं। अब एक बात यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, एक ये मैप बहुत ही वायरल हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर भी आपको दिख जाएगा, वहीं से मैंने भी लिया, कि 1947 की अगर आप बात करो, ये शायद इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में ये मैप दिखाया था, फ़िलिस्तीनी कंप्रोमाइज़ करके इसकी हेडिंग थी, उसी का ये हिस्सा है। इस मैप की अगर बात करो तो आप देख रहे हो जो हरा वाला क्षेत्र है 1947 में वो पैलेस्टाइन या फ़िलिस्तीन का है, और जो सफ़ेद वाला क्षेत्र है वो किसका है, वो इजराइल का है। लेकिन अगर उसके बाद आप मैप नंबर 2 में आ जाओ, पार्टीशन प्लान, जो पार्टीशन प्लान यूएन का था वो ये था कि ये जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है और ये जो गाजा पट्टी और थोड़ा इधर वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, तो जो यूनाइटेड नेशन का प्लान था वो ये था कि इस हरे वाले क्षेत्र में क्या हो जाए, एक फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हो जाए, या मैं कहूँ कि मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हो जाए, और ये जो वाइट वाला क्षेत्र है इसमें इजरायली राष्ट्र की स्थापना हो जाए। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़िलिस्तीन ने इसे स्वीकार नहीं किया था। उसके पश्चात हम अभी देखेंगे 1967 का युद्ध होगा और उसमें अरब कंट्रीज पराजित होंगे। उसके पश्चात इजराइल का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पराजित करके बहुत सारा भूमि इजराइल उन देशों से छीनेगा, और हम देखेंगे वाइट वाला इजराइल का क्षेत्र बढ़ गया है, हरा वाला जो क्षेत्र वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप या इसको गाजा पट्टी बोलते हैं जो मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, सिर्फ हरे वाले क्षेत्र में फ़िलिस्तीन का नियंत्रण रह गया, और जो सफ़ेद वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है इजराइल का भाग बन गया, या इजराइल का क्षेत्र समृद्ध हुआ। उसके पश्चात अगर वर्तमान हालत देखें तो बहुत गंभीर है। वर्तमान हालत आपको दिख रहा है कि जितना सफ़ेद वाला भाग है ये इजराइल है, और ये छोटा छोटा हरा हरा भाग दिख रहा है थोड़ा सा वेस्ट बैंक में, यहाँ पर भी इजराइल द्वारा इजरायली बस्ती स्थापित कर दी गई है, लोगों को यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया गया, इसलिए बीच बीच में यहाँ भी सफ़ेद हो गया। हरे भाग में थोड़ा से फ़िलिस्तीनी यहाँ पर रहते हैं, और गाजा पट्टी जो है यहाँ पर फ़िलिस्तीनी रहते हैं, और यहीं पर हमास नामक जो एक आतंकवादी संगठन है वो भी यहाँ पर सक्रिय है। तो ये पूरी दशा है। तो हमने पीछे 1948 वाला युद्ध देखा जिसमें अरब नेशन की संयुक्त सेनाओं को इजराइल ने पराजित कर दिया। ये हमने देखा कि अरब वर्सेस इजराइल 1948। अब अगर उसके आगे हम बात करें, उसके पश्चात हम देखेंगे कि 1956 ईस्वी में फिर से अरब और इजराइल का युद्ध होगा, फिर इजराइल जीतेगा और फिर कुछ भूमिखंड पर नियंत्रण कर लेगा। उसके पश्चात एक मिनट, अब अगर हम आगे की बात करें तो 1964 में एक संगठन बनाया गया इजराइल में, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ जिसे बोलते हैं, यानी फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन। इसका उद्देश्य था कि फ़िलिस्तीन को मुक्त कराना। उसके पश्चात 1967 में फिर से अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया और युद्ध प्रारंभ हो गया। इस बार इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने ये सारे वैसे ही देश, बहुत सारे देशों ने सीधा आक्रमण किया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने फिर से पराजित किया। और सीरिया जो देश था, एक आप देखेंगे इजराइल के बगल में सीरिया मिलता है, सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया, सीरिया का जो पठार मिलता है वहीं पर गोलन हाइट्स से छीन लिया। उसके पश्चात जॉर्डन इजराइल के एकदम ईस्ट में है, उससे वेस्ट बैंक भूमि क्षेत्र छीन लिया, और इजिप्ट भी इस युद्ध में शामिल था तो गाजा पट्टी को भी छीन लिया। ये देखिए गाजा पट्टी को भी इन्होंने इजिप्ट से छीन लिया, और साथ ही साथ कहा जाता है कि पूर्वी यरूशलेम पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसे फ़िलिस्तीन अपनी राजधानी बनाने की अभी भी मांग करता है। तो ये युद्ध जो था, जो 6 डे वॉर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या हुआ, ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। किसके लिए, फ़िलिस्तीन या अरब कंट्रीज़ के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। इसके पश्चात घटनाक्रम आगे बढ़ा और 1987 में एक
हमास नामक संगठन बना। हमास को अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित करता है। तो ये एक प्रकार का आतंकवादी संगठन, अमेरिका घोषित करे या न करे, इसके जैसे कृत्य हैं, इसको आतंकवादी संगठन ही बोलना ज़रूरी है जैसे ये हमले करते हैं। इस हमास को ईरान का खुला सपोर्ट मिलता है। अभी जो इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं वो हमास और किसने, ईरान ने मिलकर बनाया है। तो याद रखिएगा, हमास को ईरान का और कई मुस्लिम कंट्रीज़ का सपोर्ट रहता है, और ये जो है, जो इजराइल में हिंसा फैलती है उसको फैलाने का प्रमुख योगदान इन हमास का है। तो हमास को बनाया क्यों गया था? इसका उद्देश्य था जिहाद के माध्यम से, यानी धर्म युद्ध के माध्यम से फिलिस्तीन का जो भूमि क्षेत्र है वहाँ पर इस्लाम का प्रसार करना या मुसलमानी राज्य क्षेत्र का विस्तार करना। तो ये एक प्रकार का हिंसक समूह है। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन दोनों देशों के बीच या दोनों कम्युनिटी के बीच, समुदाय के बीच विवाद को सुलझाने के कई प्रयास किए, और इसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयोग से या प्रयासों से ओस्लो समझौते की एक श्रृंखला हुई। ये एक समझौता नहीं है, ये इसमें कई समझौते हैं और इनकी एक श्रृंखला हुई। किसके बीच? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, जिसमें से 1993 वाला जो पहला समझौता था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और इस समझौते में कहा गया कि दोनों जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को मान्यता प्रदान करेंगे, साथ ही साथ इजराइल और फिलिस्तीन हिंसा नहीं करेंगे, और साथ ही साथ एक पैलेस्टाइन अथॉरिटी को मान्यता प्रदान की गई ओस्लो अकॉर्ड में। और पैलेस्टाइन अथॉरिटी ने क्या किया कि इसको मान्यता प्रदान की गई स्वायत्त शासन करने के लिए। और ये स्वायत्त शासन इसको कहाँ पर करना था? फिलिस्तीन क्षेत्रों का, एक तो वेस्ट बैंक में और दूसरा गाजा पट्टी में या गाजा स्ट्रिप में। तो ये बातें याद रखिएगा कि ओस्लो अकॉर्ड में एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी या फिलिस्तीन प्राधिकरण का भी गठन मंजूर किया गया इजराइल की तरफ से। दोनों देशों ने समझौता किया, और इस अथॉरिटी को जो भी फिलिस्तीन के क्षेत्र थे उन पर कुछ शक्तियां देकर स्वायत्त शासन की अनुमति प्रदान की गई। चूँकि फिलिस्तीन इस समय वेस्ट बैंक के क्षेत्रों में और गाजा स्ट्रिप तक ही फिलिस्तीनी नागरिक समेट कर हो चुके थे या वहीं तक समेट चुके थे, और मतलब वहीं पर सिर्फ रह गए थे, तो अथॉरिटी को मुख्यतः दो ही क्षेत्रों पर शासन करना था। अब हम ये पूरी बात देखते हैं कि आखिर ये पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो बनाई गई थी ये शासन किस क्षेत्रों में करेगी, ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये पूरा मैप दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिखा, ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र, ये वेस्ट बैंक, ये पूरा क्षेत्र वेस्ट बैंक, और ये गाजा पट्टी आपको दिख रही होगी। तो फिलिस्तीन जो है, अब फिलिस्तीन क्या हुआ कि फिलिस्तीन लगातार हार कर छोटे छोटे क्षेत्रों में संकुचित हो गया, जिसमें से एक वेस्ट बैंक कहलाया और एक गाजा पट्टी कहलाई। और जो ओस्लो समझौता था या ओस्लो अकॉर्ड था 1993 वाला, उसके लिए जो एक फिलिस्तीन अथॉरिटी बनाई गई थी वो इन्हीं दोनों क्षेत्रों पर उसको शासन करने की स्वायत्ता प्रदान की गई। ये याद रखिएगा। अब बड़ी बात यह आती है कि डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच जो विवाद है वो किन क्षेत्रों को लेकर है, ये जानना जरूरी है। देखिए, पीछे मैंने कहा था कि सीरिया से इजराइल ने, सीरिया ये है, इससे ये गोलन हाइट्स यानी सीरिया के पठार वाला जो क्षेत्र है जिसे हम गोलन हाइट्स के नाम से जानते हैं, उसको छीन लिया। ये देखिए गोलन हाइट्स, तो इसको किससे छीना? इसको सीरिया से छीन लिया। उसके पश्चात ये वेस्ट बैंक आता है, ये जॉर्डन नामक आपको देश दिख रहा है, तो जॉर्डन से ये वेस्ट बैंक छीन लिया। उसके पश्चात ये इजिप्ट भी 6 डे वॉर 1967 में शामिल था, तो इजिप्ट से गाजा पट्टी को छीन लिया किसने? इजराइल ने। तो ये प्रमुख छीने हुए कुछ क्षेत्र हैं और इन्हीं क्षेत्रों को लेकर आज तक विवाद विद्यमान है। तो अभी हमें देखना है डिस्प्यूट क्या है दोनों देशों के बीच विवाद क्या है, आइए इसको समझते हैं। अगर हम विवाद की बात करें दोनों देशों के बीच, तो पहला विवाद आता है वेस्ट बैंक को लेकर। वेस्ट बैंक क्या है, आइए देखते हैं। ये वेस्ट बैंक जो इजराइल ने जॉर्डन से 1967 में 6 दिन के युद्ध में जीता था, उसको लेकर विवाद है। तो ये एक बड़ा विवाद है, और यहाँ पर क्या हुआ कि इजराइल ने नियंत्रण कर लिया, यहाँ तक कि जेरूसलम पर भी नियंत्रण किया। तो एक विवाद का क्षेत्र ये भी है। तो ये याद रखिएगा, ये विवाद का क्षेत्र है वेस्ट बैंक, क्योंकि 1967 के युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन से ये क्षेत्र छीन लिया था और जेरूसलम पर भी, पूर्वी जेरूसलम पर भी इजराइल ने नियंत्रण कर लिया था। तो एक ये विवाद का क्षेत्र हुआ।
दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अगर आप उस पर देखो तो गाजा स्ट्रिप आपको दिख रहा है, यानी गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी है जहां पर अभी हमास है और जहां से आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहा है लगातार। ये क्षेत्र इजराइल ने इजिप्ट से 1967 के 6 डे वॉर में छीना था। हालांकि इजराइल ने अपनी बस्तियों को तो यहाँ से हटा लिया है, लेकिन वो नियंत्रण यहाँ पर अभी भी बनाए रखता है। हालांकि यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम हमास है वो यहाँ पर पनप रहा है। तो ये एक प्रमुख विवाद ये भी है। तीसरे अगर हम विवाद की बात करें तो तीसरा आपको दिखेगा गोलन हाइट्स। अब गोलन हाइट्स मैप में कहाँ, इसको समझिए। आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, ऊंचाई वाला क्षेत्र। ये क्या है, ये गोलन हाइट्स है जो सीरिया के पठार पर स्थित है और ये थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है और इसको लेकर भी विवाद बना हुआ है क्योंकि 1967 के उसी युद्ध में सीरिया से इजराइल ने ये क्षेत्र छीन लिया था। तो ये एक प्रमुख क्षेत्र है। उसके पश्चात अगर हम बात करें विवाद के और कारणों की, जो अभी वर्तमान में विवाद है वो जेरूसलेम को लेकर है। जेरूसलेम को दोनों देश अपनी राजधानी बताते हैं। इजराइल कहता है कि हमारा वहाँ पर जो एक प्राचीन मंदिर है जिसकी अभी दीवार शेष बनी है तो हमारी कैपिटल होना चाहिए। इजराइल ने अपनी कैपिटल घोषित भी कर दिया उसको, हालांकि भारत ने मान्यता नहीं दी है। और आपके फिलिस्तीनी जो अरब मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि हमारा प्रमुख धार्मिक प्लेस है, हमारा सांस्कृतिक स्थल है, तो इसे हमारी कैपिटल बनाना चाहिए। तो ये सारा विवाद चल रहा है। अभी फिलिस्तीन की जो कैपिटल है उसे राम अल्लाह बोलते हैं, राम अल्लाह। और उसके पश्चात एक और विवाद है हमास को लेकर। हमास जो कि मैंने बताया कि एक हिंसक संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया गया है। इस हमास को लेकर भी बड़ा विवाद है। इजराइल लगातार ये आरोप लगाता है कि इस हमास को कई अरब मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट करते हैं और ये सपोर्ट मिसाइलों के रूप में, हथियारों के रूप में, धन के रूप में होता है। क्यों? इजराइल पर हमला करने के लिए। और इसके संबंध सीधे सीधे ईरान से हैं, इसमें कोई भी इफ़ और बट नहीं है। इस हमास को ईरान सपोर्ट करता है अस्त्र शस्त्र से भी। जो भी अभी मिसाइलें दागी जा रही हैं इस आतंकवादी संगठन के द्वारा जो जिहाद का नारा देता है, इसकी जो मिसाइलें हैं वो ईरान ने ही विकसित करवाई या ईरान ने प्रदान करवाई। उसके पश्चात टू नेशन थ्योरी जो है ये बड़ा विवाद का मामला है। टू नेशन थ्योरी जो है, जो दिया गया था, मैंने बताया कि 1947 में, जिसके आधार पर इजराइल ने तुरंत एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी थी। उस समय फिलिस्तीन ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके पश्चात फिलिस्तीन इस पर राजी हो गया। फिलिस्तीन ने खुद कहा कि अब हम टू नेशन थ्योरी पर तैयार हैं, क्योंकि अब जान रहे फिलिस्तीन की धीरे धीरे उनका भूमि क्षेत्र छोटा होता जा रहा है। तो टू नेशन थ्योरी पर फिलिस्तीन तो तैयार हो गया है, लेकिन समस्या क्या है कि 2015 वाले चुनाव में जो वहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जिनका भी नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है नेतराम साहू, उन्होंने 2015 के जो चुनाव के टाइम ये घोषणा कर दी कि अब हम टू नेशन थ्योरी मानते नहीं हैं। अब इसका थोड़ा संदर्भ समझिए, बात क्या है। 1947 में फिलिस्तीन का मैंने मैप दिखाया कि अधिक भाग पर नियंत्रण था, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी नहीं मानी, जबकि इजराइल तुरंत मान गया। और उसके पश्चात अभी जब बात आ रही है तो लगभग तो पूरे क्षेत्र में इजराइल का नियंत्रण है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को छोड़कर। तो अब इजराइल नहीं मान रहा है टू नेशन थ्योरी, वो कह रहा है कि अब हम जानते नहीं टू नेशन थ्योरी क्या होती है। तो मुख्य बात यह है कि जिसके पास ज़्यादा क्षेत्र होता है वो अपना क्षेत्र देने के मूड में होता नहीं है। फिलिस्तीन ने भी वही किया, इजराइल भी वही कर रहा है। अब ये सारी बातें एक तरफ हो गई। अब हमें ये समझना है कि अब वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं। पैलेस्टाइन्स डिमांड यानी फिलिस्तीन की अभी मांग क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो एक मिनट, अगर हम अभी वर्तमान की बात करें कि फिलिस्तीन की या पैलेस्टाइन की इस पूरे मुद्दे को लेकर डिमांड क्या है, तो फिलिस्तीन अभी क्या कह रहा है। फिलिस्तीन कह रहा है पहली चीज कि इजराइल 1967 वाले, जो 1967 में उसने क्षेत्रों को जीता था 6 डे वॉर में, फिलिस्तीन को पराजित किया था, 1967 के पहले जो उसके क्षेत्र थे वहाँ वापस जाए। और अब वो वही टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई कि फिलिस्तीन अब खुद कह रहा है कि वेस्ट बैंक अभी क्या है कि फिलिस्तीन खुद ही कह रहा है कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण किया जाए, पहली चीज।
यानी वही लगभग टू नेशन थ्योरी वही बात आती है कि अब फिलिस्तीन टू नेशन थ्योरी की मांग कर रहा है कि वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप जो भी अभी मेरे पास है, अब तो खैर ये भी पूरी तरीके से नहीं क्योंकि वेस्ट बैंक पर भी इजरायली बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया, ये दिया जाए, प्लस हमारी कैपिटल किसको बनाया जाए, जेरूसलम को। तो ये दो डिमांड हैं, लेकिन इन डिमांड की पूर्ति तब होगी जब इजराइल सहमत होगा। और इजराइल की डिमांड क्या है वो समझिए। अब इजराइल पहली बात तो 2015 के चुनाव में नेतराम साहू यानी नेतन्याहू ने क्या कह दिया था कि हम टू नेशन के कॉन्सेप्ट को मानते नहीं, तो उम्मीद है कि अब ये इस पर सहमत होंगे नहीं। और एक ये भी बात वायरल हो रही है, जो भी इजराइल की सैन्य प्रमुख हैं उनके माध्यम से ये बात भी आ चुकी है कि इजराइल अब जो इजराइल देश है वो ग्रेटर इजराइल की बात करता है। और ग्रेटर इजराइल में शामिल कौन होगा, ग्रेटर इजराइल में इराक तक का क्षेत्र इजराइल अपने में शामिल करता है, यानी इराक और सऊदी अरेबिया तक का जो भी क्षेत्र उनका है उसको भी अपने आप में शामिल करता है। तो मुश्किल है कि अब वो इस मत पर सहमत हो कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र घोषित किया जाए। इजराइल की डिमांड क्या है, इजराइल कहता है पहली बात तो कैपिटल जो जेरूसलम है उसको हम दे नहीं सकते हैं, वो हमारी कैपिटल है क्योंकि वहाँ पर हमारा प्राचीन मंदिर था जिसे होली ऑफ होलीज कहा जाता है। तो ये याद रखना है कि जेरूसलम को कहता है इजराइल हमारा है, हमारी कैपिटल है। दूसरी बात ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मान्यता प्रदान करे। तो दो इनकी भी डिमांड है, एक तो जेरूसलम वाली वो तो उनके नियंत्रण में है ही है, दूसरी ये भी इजराइल कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो क्या करे, यहूदियों के मतलब इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करे, जेरूसलम को उसकी कैपिटल के रूप में मान्यता प्रदान करे, वगैरह वगैरह। ये सारी इजराइल की डिमांड है। लेकिन अब ये मुद्दा टू नेशन थ्योरी से बहुत मुश्किल है कि सुलझे। उसके पश्चात बात करें कि चौधरी की बात कर लेते हैं, यानी अमेरिका की, कि अमेरिका के इस पूरे मामले पर रुख क्या है। तो अगर इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष पर अमेरिका का रुख हम देखें तो अमेरिका का झुकाव शुरुआत से इजराइल की तरफ रहा है, इसमें ये बात किसी से नहीं छुपी है। अमेरिका का झुकाव हमेशा इजराइल की तरफ रहा है। चूंकि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कहा जाता है कि इजराइल से ज़्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका का झुकाव हमेशा से इजराइल की तरफ रहा है। जितने भी अरब वर्सेस इजराइल वॉर हुए उस सब में लगभग अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया है, चाहे वो धन से हो या हथियारों से हो। लेकिन 2015 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उस टाइम इजराइल और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हुए थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर ली थी, जिसके कारण इजराइल ने अमेरिका की आलोचना भी की थी खुले मंच से। तो उस टाइम थोड़े संबंध खराब हुए। लेकिन जब ट्रंप साहब आए तो ट्रंप के इजराइल से बड़े अच्छे संबंध हो गए थे। और जब जो बाइडन आया भी सत्ता में, तो जो बाइडन थोड़ा सा जो एक सेकुलर की चादर ओढ़कर घूम रहे थे, तो उनकी भी चादर उतर चुकी। इसका कारण एक ये भी है कि इस समय पाकिस्तान में 3-4 देशों के झंडे खूब जलाए जा रहे हैं, लातों से कूटे जा रहे हैं, जिसमें से प्रमुख देश कौन से हैं? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इंडिया। इन 4 देशों के झंडे, एक अभी क्लिप भी आई थी, वीडियो क्लिप था कि पिक ही थी शायद, इमेज एक आई थी, उसमें देखा गया कि 4 देशों के झंडे पाकिस्तान के लोग फिलिस्तीन पर जो इजराइल का आक्रमण है या जो संघर्ष चल रहा है इसके खिलाफ रोड पर जला रहे हैं, उनको पैरों से कुचल रहे हैं। तो अमेरिका यहाँ पर जो बाइडन साहब एक चद्दर ओढ़ कर आए थे सेकुलरिज्म की, वो उतर चुकी है उनकी चद्दर। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है अभी कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा इनका एक बोला जा रहा है, कथन माना जा रहा है अमेरिका का, कि अमेरिका ने यहाँ पर यह बोल दिया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का क्या है, अधिकार है। तो ये याद रखिएगा, सबसे मेन बात यही है। और अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जर्मनी, फ्रांस भी इजराइल का सपोर्ट कर चुका है। यहाँ तक कि अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रिया ने तो झंडा तक फहरा दिया इजराइल का। अब सबसे बड़ी बात आती है भारत की। भारत के संबंध जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई हो, उनसे भी अच्छे संबंध हैं और इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। अब अगर भारत और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संबंधों पर नज़र डालें तो अगर हम पहले इजराइल के साथ संबंधों की बात करें तो पहली बात तो यह है कि इजराइल को भारत ने क्या किया, कूटनीतिक संबंध इजराइल से 1947 या 48 कहें जब इजराइल का गठन हुआ, उसके पश्चात भारत ने उनसे कभी भी कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। क्यों? क्योंकि भारत पैलेस्टीन या फिलिस्तीन के सपोर्ट में था।
भारत के इजराइल के साथ जो कूटनीतिक संबंध थे वो 1992 में शुरू हुए। याद रखिएगा, भारत के इजराइल के साथ जो संबंध थे वो 1992 में कूटनीतिक संबंध शुरू हुए, और 2014 के बाद जब से ये वर्तमान गवर्नमेंट आई है तो भारत के इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हो चुके हैं। यानी अब एकदम कहना इस बात पर कोई भी संकोच नहीं है कि भारत के संबंध इजराइल से बहुत अच्छे हैं। किसकी तुलना में? फ़िलिस्तीन की तुलना में। तो याद रखिएगा, अगर हम फ़िलिस्तीन की बात करें तो आज़ादी के बाद से या 1948 के बाद से भारत ने 1947 में भी जब फ़िलिस्तीन में दो राष्ट्र के संबंध में जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट था, टू नेशन थ्योरी, वहाँ पर जब यूनाइटेड नेशन में मतदान हुआ था तो भारत ने टू नेशन थ्योरी के खिलाफ मतदान दिया था। भारत उसको किसका राष्ट्र मानता था? भारत चाहता था कि उस पूरे क्षेत्र पर फ़िलिस्तीन का नियंत्रण स्थापित हो और वहाँ पर एक राष्ट्र हो जिसका नाम है फ़िलिस्तीन। तो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ भारत ने वोट किया था। उसके पश्चात भी भारत समय समय पर इजराइल को मदद देता रहा। और अगर वर्तमान कंडीशन की बात करें तो वर्तमान कंडीशन में एक बात गौर करना बहुत ज़रूरी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कि 2014 के बाद आपने देखा होगा कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो भारत भी आ चुके हैं, मोदी जी भी उधर जा चुके हैं। तो इस गवर्नमेंट में इजराइल के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है फ़िलिस्तीन के तुलना में। और जो अभी भारत का मत आया है, जो भारत ने अपना मत व्यक्त किया है इस पूरे संबंध में, तो गौर करने लायक है। जो उसकी 3-4 बातें हैं। पहली चीज़ तो यह है, इस पूरे विवाद में भारत ने कहा कि हम हिंसा की निंदा करते हैं, और ख़ास तौर पर भारत ने इसको इंक्लूड किया उसमें कि हम हिंसा की निंदा करते हैं, और ख़ास तौर पर गाजा द्वारा जो मिसाइल से प्रहार किया जा रहा है उसकी। तो ये झुकाव सीधा सीधा जो कथन है भारत का इजराइल की तरफ है कि हिंसा की निंदा करते हैं, और ख़ास तौर उस पर ऐड किया स्पेशली जो गाजा की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं उनकी निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत ने कहा है कि दोनों देशों को क्या करना चाहिए कि मतलब युद्ध रोक देना चाहिए। वो जो सारे देश वैसे बोलते हैं वो भारत ने बोल दिया। रशिया की बात करें तो रशिया ने कहा कि भारत किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक अपने मुद्दों को बैठकर सुलझाया जा सकता है, और दोनों देशों को चाहिए कि शांतिपूर्वक अपने मुद्दों का समाधान करें। लेकिन अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, अरब कंट्रीज़ की बात करें, तो इन सभी ने फ़िलिस्तीन का एकदम खुला समर्थन कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश हो। टर्की ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, इजराइल को सबक सिखाना होगा। इसी तरह अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने तो इजराइल को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। अब करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें कि वर्तमान में परिस्थितियां क्या हैं इस पूरे मुद्दे की, तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मैंने जैसा पहला बताया, मैंने पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस पूरे मुद्दे में अभी क्या चल रहा है कि दोनों साइड से हमले हो रहे हैं, गाजा से भी और इजराइल की तरफ से भी। तो अगर इस पूरी परिस्थिति को समझें तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है अब गाज़ा के ऊपर, और गाज़ा में काफ़ी आतंकवादी भी मर रहे हैं और सिविलियंस भी मर रहे हैं, आम नागरिक भी मर रहे हैं। तो ये एक थोड़ी समस्या है कि हिंसा तो कोई भी हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकता है एक सभ्य आदमी। कुछ लोग उसमें भी हिंसा को सही ठहराते, वो गलत है। तो हिंसा को सही ठहराना उचित नहीं है। लेकिन ये बात भी तय है कि इजराइल अब ये भी घोषणा कर चुका है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल गाज़ा और वेस्ट बैंक में भी अब पूर्ण नियंत्रण करने के मूड में आ चुका है। गाज़ा में भी इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही, वहाँ पर टैंक पहुँच चुके हैं। तो आगे देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर क्या होता है। तो ये पूरा मुद्दा था जो शुरू हुआ था किसको लेकर? शेख ज़रा को लेकर, और उसके पश्चात अल-अक्सा मस्जिद को लेकर, और ये विकराल रूप धारण कर चुका है और पूरी दुनिया की मीडिया इस पूरे मुद्दे को कवर कर रही है। तो ये पूरा मुद्दा रहा जो आपने देखा। तो उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको इतिहास से लेकर, मैंने मतलब हज़ारों वर्षों के इतिहास के साथ इसको कवर किया, आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।